डियर स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो तक हम लोग चाल को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। चाल के प्रकार, ठीक है ना, उसकी विशेष स्थितियाँ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वेग मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग और चाल में उतना ही अंतर है जितना दूरी और विस्थापन में अंतर है। ठीक है, हमने आपको दूरी और विस्थापन वाला एक वीडियो बना के दिया था, तो सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। कितना? जितना दूरी और विस्थापन में डिफरेंस है उतना ही चाल और वेग में अंतर है। अगर आपने चाल वाले वीडियो अच्छे से तैयार किए होंगे तो आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अभी आप लोगों का कक्षा 10 का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अभी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। होता क्या है कि 10th के बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया है तो पढ़ के क्या करना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो समय आप लोग निकाल रहे हैं ये समय शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सभी लोग घर पर हैं, घर से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, तो अच्छा है कि आप घर पे रहें और कुछ नया सीखें, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आपको यहीं से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ये वीडियो देखे हैं तो क्लास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। वेग, तो सबसे पहले तो हम लोग वेग की डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो जहाँ पर जब हमने चाल की डेफिनेशन लिखी थी तो जहाँ पर उसमें दूरी आया था इसमें आपका विस्थापन आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन बनती है कि किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ, उसमें क्या था? दूरी। यहां पर क्या आएगा? विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन। ठीक, में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, तो माइनर डिफरेंस है। चाल की परिभाषा क्या बनी थी कि किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ दूरी में परिवर्तन, ठीक, की दर को क्या कहते हैं? वस्तु की चाल। लेकिन यहाँ पर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, वहां दूरी में परिवर्तन की दर, यहाँ पर विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक, तो हल्का सा डिफरेंस है, आप अच्छे से याद करें इसको कि किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। और सूत्र बनता है इसका, वेग वेलोसिटी होती है, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक, थोड़ा सा अगर शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाता है v बराबर ds ओवर dt या डेल्टा s ओवर डेल्टा t। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका फॉर्मूला बना। अब मात्रक की बात की जाए तो देखो, अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे प्रति हो जाएगा, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। बेमा बनाओ अच्छा, तो मीटर की एल, सेकंड की टी है, और जब टी ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। देखो ना, प्रति सेकंड, जब सेकंड की बेमा लिखेंगे तो अपॉन में टी लिखेंगे। देखो फिर से देखो, मीटर की क्या बनेगी? एल, अपॉन सेकंड की क्या बनेगी? टी। जब ये टी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो बेमा बन जाएगी आपकी एल टी इनवर्स। क्लियर? अच्छा, राशि कैसी होती है? ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। जबकि चाल कैसी थी? अदिश राशि थी। ठीक है ना, यहाँ पर विस्थापन आता है और विस्थापन सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होती है। चाल वाले सूत्र में यहाँ पर दूरी आया था तो दूरी अदिश राशि होती है, इसलिए
चाल भी अदिश राशि होती है। तो थोड़ा सा दोनों को अगर हम रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग के प्रकार। तो जैसे चाल के दो प्रकार थे, वैसे ही वेग के दो प्रकार होते हैं। तो इसमें नंबर 1 होती है एक समान वेग। एक समान वेग, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। तो चलिए, क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों, जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में कैसी दूरी तय करेगी, दूरी नहीं, विस्थापन। तो जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है, ठीक है ना, समान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समयांतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, टाइम पीरियड चाहे जितना कम हो, लेकिन विस्थापन उसका हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड मतलब समय अंतराल चाहे जितना सूक्ष्म हो, चाहे जितना छोटा टाइम पीरियड हो, लेकिन विस्थापन उसका हमेशा कैसा रहता है, समान, ठीक। तो समान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समय अंतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो। तो वस्तु का वेग कैसा कहलाता है, एक समान वेग। तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है, ठीक। आपको इन सब चीजों की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आता है। चीजें छोटी छोटी हैं और आपने इन सबको पिछले क्लासों में पढ़ा भी होगा, तो हो सकता है आपको ये लगे कि नहीं ये तो बेकार है, हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पढ़ना तो चाहिए ही। तो नंबर 2 बात करेंगे असमान वेग की। असमान वेग, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें समान रूप से विस्थापित होती है, लेकिन इसमें असमान रूप से विस्थापित होती है। तो कैसे विस्थापित होगी, असमान, ठीक। यहाँ पर समान समयांतराल माने समान रूप से विस्थापित होती थी, इसमें असमान रूप से विस्थापित होगी। तो आप चाहें तो सेम कॉपी कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु, चलो हम बता देते हैं, लिखा आप लोग लेना खुद ही, कि जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान रूप से, इसमें था क्या, समान रूप से, इसमें क्या आ जाएगा, असमान रूप से, ठीक। इतना डिफरेंस है इसमें, असमान रूप से विस्थापित होती है, चाहे समयांतराल कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो। तो वस्तु का वेग क्या कहलाता है, ये एक समान वेग कहलाता है, और ये वाला असमान वेग कहलाता है, ठीक। तो इतना डिफरेंस है। तो आप इसकी हेल्प से इसको खुद ही घर पर लिख लें, तो आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औसत। वो आपको याद होगा कि असमान वेग, उस असमान चाल 2 प्रकार की थी। असमान चाल कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। ऐसे ही असमान वेग भी 2 प्रकार का होता है। असमान वेग भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक। याद होगा आपको, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना। उसमें आया था औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, इसमें क्या आएगा, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, ठीक। तो असमान वेग के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार, कौन कौन, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, क्लियर। तो नंबर 1 इसमें देखते हैं, सबसे पहले औसत वेग। औसत वेग,
ठीक, क्या है औसत वेग? चलिए, असमान वेग से गतिमान किसी असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, उसमें क्या आया था? कुल दूरी, उसमें आया था कुल दूरी, इसमें आएगा कुल विस्थापन, वस्तु के कुल विस्थापन तथा इसे तय करने में लगा कुल समय का अनुपात, लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग कहलाता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम आपसे कई बार इस वीडियो में कह चुके हैं कि चाल में जहां पे दूरी आप लिखते हैं, वेग के लिए उस दूरी की जगह पर केवल आपको विस्थापन लिखना है। और सेम सिचुएशन है, देखो, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा इसे तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। हो गया। चाल में क्या था? असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु की कुल दूरी तथा इसे तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। तो वेग में और चाल में कितना डिफरेंस है? अगर विस्थापन की जगह पर, देखो, विस्थापन की जगह पर अगर हम लिख दें दूरी, तो वेग की जगह पे बन गया आपका चाल। ये औसत चाल की परिभाषा हो गई। तो बिल्कुल सरल है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अपने आप एक बार अगर देख लेंगे, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। औसत वेग बराबर क्या बन जाएगा? कुल विस्थापन बटे में कुल लगा समय। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? औसत वेग का। कुल विस्थापन बटे में कुल लगा समय। ठीक, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तात्क्षणिक वेग। ठीक, उसमें क्या था कि स्पेशल टाइम पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो ये भी होगा कि स्पेशल टाइम पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। स्पेशल टाइम बात हुई थी। स्पेशल टाइम समझते हैं आप? जैसे किसी वस्तु ने 5 मिनट तक गति की, ठीक, 5 मिनट तक गति करने में आपसे पूछा जाए, अगर हम इस 5 मिनट को तोड़ दें तो देखो, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड और 5वां सेकंड हो गया। ठीक, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा और 5वां सेकंड। ठीक, हम आपसे पूछें कि तीसरे सेकंड, थर्ड, 3 सेकंड नहीं, देखो फर्क है 3 सेकंड और थर्ड सेकंड में। जब थर्ड सेकंड की बात की जाएगी तो हमें केवल थर्ड सेकंड से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है कि वस्तु की शुरुआत में चाल क्या थी या वस्तु की अंत में चाल क्या थी। हमें केवल देखना है कि वस्तु की थर्ड सेकंड पर चाल क्या थी, तो वो कहलाती थी तात्क्षणिक चाल। ठीक, ऐसे ही इसमें कि वस्तु की थर्ड सेकंड पर वेग क्या था, वो कहलाता है तात्क्षणिक वेग। जैसे पूछा जाए स्पेशल, 5th सेकंड पे बताओ, 5th मतलब केवल लास्ट वाले पे, इन 4 से कोई मतलब नहीं है, तो हम केवल लास्ट वाले को देखेंगे। पूछा जाए पहले सेकंड में या पहले मिनट में चाल क्या थी, तो पहले मिनट में यहां पर देखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो तात्क्षणिक चाल था वही तात्क्षणिक वेग है। ठीक है, हमने आप डिफरेंस सिर्फ वही है कि दूरी और विस्थापन का। क्लियर? तो यहां पर इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग
किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर। फॉर्मूला बनता है वेक्टर बी सदिश राशि थी वेग, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। एस चूंकि विस्थापन और विस्थापन भी सदिश राशि होती है, इसलिए हम वेक्टर डेल्टा एस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वेक्टर डेल्टा एस। अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर वेक्टर को अच्छे से समझेंगे क्या होता है वेक्टर, क्योंकि वो पूरा लेसन ही वेक्टर पे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला बना आपका वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा डी एस ओवर डी टी। डी एस ओवर डी टी का मतलब होता है अवकलन। क्या होता है? एस का समय के साथ अवकलन, ठीक, या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, कुछ भी कह सकते हैं। चलो लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। वेयर डी एस ओवर डी टी, क्या है ये डी एस ओवर डी टी? विस्थापन वेक्टर एस का समय के साथ अवकलन, ठीक। डीएस ओवर डीटी को अवकलन कहते हैं। एस का डीटी के सापेक्ष क्या है? अवकलन है विस्थापन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मेरी मेहनत जो है कुछ तो रंग ला रही होगी, भले ही 50% हो। और आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। इसके लिए तो हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कोई दिक्कत है तो आप अपनी बताएं और कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो देखें, मजे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।